First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the new chapter, that is body fluid and circulation. तो क्या है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन? तो हमने डाइजेशन में और रेस्पिरेशन में हमने डिफरेंट सब्सटेंस पढ़ा. डाइजेशन में क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है और कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है एंड देन इसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. देन रेस्पिरेशन में क्या डिस्कस किया है कि ऑल्सो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डिज़ोल्व हो रहे हैं इन ब्लड. डिफ्यूज़न के बाद डिफ्यूज़न हो रहा है, देन डिज़ोल्व हो रहे हैं इन ब्लड और आरबीसी कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को टू द सेल्स और सेल्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देन ट्रांसपोर्ट टू द एल्वेलाई. तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? ये प्रोसेस में जैसे कि रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस का ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड के थ्रू हो रहा है और डिफ्यूज हो रहे हैं. ये ब्लड में आरबीसी कैरी कर रहे हैं यहाँ पर. प्लस यहाँ पे जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं जैसे प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट हो सकते हैं. इन्हें डाइजेस्ट किया जाएगा और सभी को कन्वर्ट किया जाएगा. एक का मैं एग्जांपल ले रही हूँ. कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है और ब्रेकडाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है. वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, देन ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जा रहे हैं और सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जा रहे हैं. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और प्रोटीन से अमाइनो एसिड, ये सभी एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे इन ब्लड. और ब्लड कैसे क्या करेगा? इन सभी का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. तो एक जो बॉडी फ्लूइड है या ब्लड सर्कुलेशन, इसके थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल तक जाते हैं, सेल को पहुंचाए जाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है और साथ में जो वेस्ट रिलीज हो रहा है थ्रू अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सबसे पहले जो सेल है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर सेल तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचा दिया जाता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन करके एटीपी सिंथेसाइज कर लिया जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाएगी. और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 कार्बन है, इन्हें एक एक कार्बन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा. और जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से रिलीज हो रहा है एक्चुअली में वो कार्बन किसके हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, जिसका ब्रेक डाउन करके एटीपी यूज किया जा रहा है. बॉन्ड एनर्जी रिलीज की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फाइनली ब्लड में रिलीज होंगे और ब्लड के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वापस से ये लंग में डिफ्यूज हो जाएंगे और लंग्स से ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो जाएंगे. तो ये प्रोसेस जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हुए या जो एसेसरी प्रोडक्ट हैं या एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन है, ये सभी सेल्स तक पहुंचाने के लिए जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये वर्क करता है. और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट है, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन्हें बाहर और सर्कुलेट करने के लिए भी जो फंक्शन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का है ना. अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करते हैं, क्या करते हैं. सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेट करेंगे और डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर ब्लड बने होते हैं. ये सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं कि मेन क्यों हमें बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि हमारा जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स एक तो कम्युनिकेशन के लिए भी वर्क होंगे क्योंकि डिफरेंट एंजाइम भी यहीं पे ब्लड में रिलीज होंगे. डिफरेंट एंजाइम या एंडोक्राइनोलॉजी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, तो जो भी
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या न्यूट्रिटिव कोई भी सब्सटेंस है, देन हार्मोन ये सभी सेल तक किसके थ्रू जाएंगे? थ्रू बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये सेल तक पहुंचेंगे और इसके बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं इस सेल से वो अगेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें बाहर बॉडी से निकाला जा सके। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैरिड आउट होता है। और सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट्स डिस्कस होगा कि किस किस कंपोनेंट से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस काम में आते हैं? पहले जो न्यूट्रिशन है और इसेंशियल सब्सटेंस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, साथ में जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स और हार्मोन, मिनरल्स, हार्मोन, क्या करते हैं? जितने भी लिविंग सेल्स हैं सभी लिविंग सेल्स को ये प्रोवाइड करेंगे। और लिविंग सेल्स, देन इसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं also transport through blood और circulatory system। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन यहाँ पे मेजर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे ब्लड होंगे, लेकिन प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट लाइक पोरीफेरंस और स्पॉन्जेस हैव सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम स्पॉन्जेस में होते हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम और ये क्या करते हैं, जितने भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट हैं और चाहे न्यूट्रिटिव हैं या न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है या ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये सभी सब्सटेंसेस थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये लेते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर होता है वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये ऑक्सीजन और मिनरल्स और डिफरेंट सब्सटेंस लेंगे। देन जितने स्पॉन्जेस हुए, सिलेंट्रेट्स हुए, इन सभी में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या स्पेशलाइज्ड फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होता है। सिंपल वाटर के थ्रू वाटर में सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे फूड हो या न्यूट्रिटिव मटेरियल हो या कोई और मिनरल्स हो या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, ये सभी वाटर के थ्रू एंटर कर जाएंगे। एक एग्जांपल अगर लेते हैं ल्यूकोसिलिया का, तो ल्यूकोसिलिया में वाटर ऑस्कुलम के थ्रू एंटर करेंगे, देन ऑस्ट्रिया के थ्रू ये रिलीज आउट हो जाएंगे जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे। सिंपली ये बस इसी तरीके से ये प्रोसेस होता है और इसी तरीके से सर्कुलेशन, कोई वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जैसे मूव करते हैं
फाइलम में हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ, वैसे वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डिफाइंड और मॉडिफाइड और एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम होते जाता है। जैसे कि एनिलिडा में, अगर एनिलिडा डिस्कस करें तो इनवर्टिब्रेट्स में ये एक्सेप्शन या सिर्फ ओनली एनिलीड है, ओनली अर्थवॉर्म है जहाँ पे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ना अब जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे कैसे सिस्टम प्रेजेंट होंगे, इन हायर ऑर्गेनिज्म circulatory system is present which has blood for circulation। सर्कुलेशन के लिए ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड क्या करते हैं, ब्लड में कोई एक सब्सटेंस नहीं होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड में। जैसे कि सबसे पहले फ्लूइड कौन सा है, ब्लड फ्लूइड, तो ब्लड फ्लूइड प्लाज्मा, देन इसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स रहेंगे और मैट्रिक्स रहेंगे। तो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। और व्हाट इज ब्लड, इट इज ए स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली में ये होते हैं और ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। साथ में ये जितने भी सब्सटेंस होंगे वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल तक पहुंचाया जाएगा। देन सेल से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहे हैं वो ब्लड में रिलीज आउट होंगे। देन इसे बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वो ये डिफरेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लड है इसके कंपोजिशन देख लेते हैं और ब्लड का कंपोजिशन और ये फंक्शन क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड it is a special connective tissue formed by plasma and form element, अब प्लाज्मा देख लेते हैं। प्लाज्मा जो 55% पार्ट होगा ब्लड का वो प्लाज्मा के थ्रू बना होगा। 55% ऑफ ब्लड। ना प्लाज्मा में कौन कौन से सब्सटेंस होंगे, इसमें मेजरली थ्री सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वाटर, तो प्लाज्मा का अप्रोक्सीमेटली 90 to 92% पार्ट वाटर कंटेंट होता है। देन मिनरल, यहाँ पे मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे। मिनरल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा एंड सो ऑन। देन इसके बाद जो मिनरल्स, वाटर और रेस्ट पार्ट प्रोटीन का बना होगा। प्रोटीन ये अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8% प्रेजेंट होंगे।
अब प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन। देन इसके बाद कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब फाइब्रिनोजन यहाँ पे 6 to 8% में फाइब्रिनोजन क्या हेल्प करेंगे, ये डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। फाइब्रिनोजन हेल्प करेंगे इन ब्लड क्लॉटिंग, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेशन। देन ग्लोबुलिन, जितने भी ग्लोबुलिन्स ये होंगे ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी जिसे बोला जाता है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन एल्ब्यूमिन, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, जो एल्ब्यूमिन होंगे ये एक तरीके से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होंगे और ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे, जो ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस है वो क्रिएट करते हैं, तो ऑस्मोटिक नाउ क्लॉटिंग फैक्टर, जितने भी जो कैस्केड होता है ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करते हैं, डिफरेंट कैस्केड और डिफरेंट प्रोटीन, वो एक्चुअली में ये क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं प्लाज्मा के। नाउ अब डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये प्लाज्मा के कंस्टिट्यूट हो गए, देन फॉर्म एलिमेंट कितने रहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट और मैट्रिक्स में ये कितने रहते हैं। तो अगर फॉर्म्ड एलिमेंट जाने से पहले एक बार इसे देख लेते हैं, तो जितना भी ब्लड का कंस्टिट्यूट है प्लाज्मा, अब प्लाज्मा को सीरम कब बोला जाएगा, अगर इसमें से ये पार्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर निकाल दिया जाए, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और प्रोटीन्स हैं, इन्हें प्रोटीन्स जो एक्चुअली में क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर इन्हें बाहर कर दिया जाए तो इन तीनों को मिला के फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, इन सभी को मिला के सीरम बोला जाएगा, सीरम। तो प्लाज्मा का ही एक्चुअली पार्ट होता है सीरम, जिसमें से अगर क्लॉटिंग फैक्टर अगर हटा दिया जाए तो रेस्ट पार्ट को सीरम बोला जाएगा। नाउ अब कम टू द फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, और मेजर फॉर्म एलिमेंट को 3 पार्ट में एक्चुअली में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्लेटलेट्स, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स, that is red blood cells, RBCs, then leukocytes, WBC, white blood cells, then platelets. प्लेटलेट्स
अब यहाँ पे जितने भी इरिथ्रोसाइट्स हैं, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स में आरबीसीज आते हैं। अब इनके जो प्रॉपर्टीज होती है आरबीसी की वो देख लेते हैं। आरबीसी में जो भी आरबीसी होंगे इनका शेप बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं। देन जो ये किसके लिए क्या फंक्शन करते हैं, एक्चुअली में ये जितने भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स यहाँ पे मेजर फॉर्म होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके सराउंडिंग के अंदर, मतलब ल्यूमेन में, आरबीसीज के ल्यूमेन में जो प्रोटीन होंगे वो हीमोग्लोबिन और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है और सिर्फ एक फंक्शन के लिए कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो उसके मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आरबीसी होंगे वो आरबीसी में कैसे सिर्फ हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होंगे, अदर सेल ऑर्गेनेल्स और जो न्यूक्लियस होगा वो टोटली एब्सेंट। तो मैच्योर जब आरबीसी हो जाएगी, मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। देन यहाँ पे जब जैसे इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो इन फॉर्म इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। देन ये फंक्शन किस लिए होंगे, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेंगे, हीमोग्लोबिन कैरी करेंगे। तो कंटेन हीमोग्लोबिन इन एक्सेस, क्योंकि मेन फंक्शन ही इनका ऑक्सीजन कैरी करना होता है, तो उसके लिए मॉडिफाइड होते हैं और उसी के लिए इनके पास न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है, ताकि जो जगह रहते हैं, जो आरबीसी अगर देखा जाए तो आरबीसी में अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो इतना स्पेस ये न्यूक्लियस के थ्रू ये कवर हो जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है या डीजनरेट कर देते हैं, ताकि इतने स्पेस में और भी हीमोग्लोबिन आ सके और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सके। तो इनका फंक्शन ही ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये कैरी करते हैं ना। रेस्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है, रेस्ट फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसीज के रेस्ट फंक्शन यहाँ पे क्या, इनका सर्वाइवल पीरियड कितना होगा कि ये कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो है कि कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज तक सर्वाइव करेंगे। जो लाइफ स्पैन होता है इनका 120 डेज तक होता है और इन ए हेल्दी पर्सन अप्रॉक्सीमेटली blood constitute 5 to 5.5 मिलीमीटर पर क्यूब ये प्रेजेंट होंगे। जितने भी आरबीसीज होंगे टोटल ब्लड में, अगर पर्सन हेल्दी पर्सन में देखा जाए तो कितना अमाउंट आरबीसी का होगा, वो 5 to 5.5 मिलीमीटर पर क्यूब
क्यूब इनका कंसंट्रेशन या अमाउंट प्रेजेंट होंगे जो भी आरबीसीज हैं। तो आरबीसी में का अमाउंट देन यहाँ पे जब 120 डेज के बाद ये कहाँ पे ये स्टोर होंगे या डाई करने के बाद कहाँ जाएंगे, तो 120 डेज के बाद जब इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है वर्क करने की, तब इन्हें ग्रेवयार्ड में या स्प्लिन में भेज दिया जाता है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। और यहीं पे आरबीसी डाई कर जाएंगे और फाइनली डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये डाई फाइनली RBCs transfers in spleen, which is also known as graveyard of RBCs. Graveyard of RBCs. ग्रेवयार्ड तो इतने जो मेजर फंक्शन होते हैं आरबीसी के इसी तरीके से होते हैं ना। यहाँ पे सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स को। तो एरिथ्रोसाइट्स में जितने भी आरबीसीज होते हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स दैट इज रेड ब्लड सेल्स और कार्पसेस। देन शेप क्या होगा, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर ये होता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सिर्फ ये सब मॉडिफाइड रहते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सकें, इसलिए मॉडिफाइड होते हैं। और इसके साथ ये ईजिली स्क्वीज आउट हो जाए किसी भी, जैसे कि ये जो ब्लड वेसल है यहाँ से पोर, माइन्यूट पोर होते हैं, या जो भी एंडोथीलियल सेल से बने होते हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स ये साइड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है आरबीसी को, इसके थ्रू ये निकल सकते हैं इस ब्लड वेसल से, तो स्क्वीज कर सके, ये बाहर जा सके। इस वजह से इनका स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, ताकि ये इनके फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो सके, इस वजह से स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। देन मैच्योर आरबीसी जो जितने भी होंगे वहाँ पे मैच्योर आरबीसी क्या करेंगे कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अगर जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके, इसलिए यहाँ पे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कंटेन करने के लिए जो मैच्योर आरबीसी होती है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होंगे, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे इन मैच्योर आरबीसी। नाउ फॉर्म कहाँ पे ये इनका फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो में, बोन के रेड बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होगा। देन कंटेन्स हीमोग्लोबिन, क्योंकि इनका मेन फंक्शन ही यही है ऑक्सीजन कैरी करना, तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करेंगे। देन ये जो भी ऑक्सीजन कैरी करते हैं मॉलिक्यूल, देन इनका जब कम हो जाता है या इनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वर्क एफिशिएंसी जब कम हो जाएगी तो आफ्टर 120 डेज ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इन स्प्लीन, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है, और फाइनली ये डाई करके डाइजेस्ट कर दिए जाएंगे ना। इन हेल्दी पर्सन इनका अमाउंट कितना होता है 5 to 5.5। अब ना यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, कौन कौन से ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसीज देन प्लेटलेट्स, यहाँ पे तो इतना पार्ट कहाँ का था, आरबीसीज के थे। तो ब्लड कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से बने होते हैं, किस दो मेजर कंपोनेंट से बने होंगे, दैट इज प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होगा, देन रेस्ट पास 6 to 8% प्रोटीन। अब इसमें 6 to 8% में कौन कौन से प्रोटीन होंगे, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, देन क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ग्लोबुलिन इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। देन रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है। देन एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में वर्क करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करते हैं। देन
इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, ये जो कैस्केड होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो रेस्ट पार्ट ऑफ प्लाज्मा को सीरम बोला जाएगा। देन इसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट किससे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज भी अगेन इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पे और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ये प्लेटलेट्स एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग में भी में हेल्पफुल होते हैं और इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, तो ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं ना। ल्यूकोसाइट्स में कौन, आरबीसीज और आरबीसीज देन डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होंगे। और जितने भी मेजर फॉर्म होते हैं डब्ल्यूबीसीज के, वो दो पार्ट में होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में डिफरेंट सेल्स होंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। देन एग्रेनुलोसाइट्स में जो प्रेजेंट होंगे वो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। तो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स चाहे यूसिनोफिल हो, बेसोफिल्स हो, न्यूट्रोफिल्स हो, ये सभी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्लूकोसाइट्स डिस्कस होगा इन नेक्स्ट क्लास।